सदियों पुरानी बात है। ये कहानी सपना नाम की एक लड़की की है। सपना जब 8 साल की थी तभी उसके माता पिता का एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, जिसके बाद पुलिस वाले उसके रिश्तेदारों में से सपना की मौसी को फोन करते हैं और जब ये बात उसकी मौसी को पता चलती है तो वो भागी भागी वहाँ पर आ जाती है और अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर वो भी फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वो किसी तरह सपना को संभालती है और उसे अकेला देख उसे अपने घर ले आती है। सपना की मौसी साधना की भी अपनी एक बेटी थी डॉली, लेकिन साधना सपना को अपने घर में बहुत ही प्यार से रखती थी, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। लेकिन वही डॉली सपना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ये सब देखकर साधना काफी हैरान हो जाती है। उसके बाद वो किसी तरह से सपना को चुप कराती है और उसे सुला देती है। उसके बाद साधना अपनी बेटी डॉली को भी समझाती है, लेकिन डॉली कहाँ किसी की सुनने वाली थी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब दोनों बहनें बड़ी हो जाती है। जहाँ सपना दिखने में काली और बदसूरत थी, वही डॉली बेहद खूबसूरत थी और वो हर वक्त बस अपना मेकअप ही किया करती थी। लेकिन अब भी वो सपना से उतनी ही नफरत करती थी। ऐसे ही एक दिन डॉली अपनी माँ से आकर कहती है, माँ मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ, मुझे कुछ नई ड्रेसेस लेनी है। ठीक है बेटी, तुम सपना को भी अपने साथ में लेकर जाओ, वो भी अपने लिए कपड़े खरीद लेगी। माँ आपको पता है ना, मुझे ये सपना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप मुझे उसके साथ क्यों भेजती हो? ऐसा नहीं बोलते बेटा, ये तुम्हारी ही बहन है, तुम्हें इससे प्यार करना चाहिए। माँ मैंने कितनी बार कहा है और अब फिर से कह रही हूँ, ये काली कलूटी मेरी बहन नहीं है। बेटा रंग रूप से कुछ भी नहीं होता, बस इंसान का मन साफ होना चाहिए। माँ मैंने बोला ना, मैं इसको अपने साथ में नहीं लेकर जाऊंगी, नहीं तो सभी लोग मेरा मजाक बनाएंगे। डॉली के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर सपना रोने लगती है। ये देखकर साधना को बहुत गुस्सा आता है। ठीक है मत जा, मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगी और सपना को मैं अपने साथ ही शॉपिंग पर ले जाऊंगी। लेकिन माँ, फिर सपना और साधना शॉपिंग के लिए निकल जाती है और डॉली वहीं खड़ी गुस्से में बस उन्हें देखती ही रह जाती है। वो दोनों शॉपिंग करके मजे से वापस आ रही थी कि तभी अचानक से सपना और साधना का एक्सीडेंट हो जाता है। सपना को बहुत मार लगती है, लेकिन डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, पर साधना का वहीं पर देहांत हो जाता है। जब ये खबर डॉली को मिलती है तो वो बहुत रोती है। वहीं सपना को जब होश आता है तो वो साधना के बारे में पूछती है, तो डॉक्टर उसे सब कुछ बताते हैं, जिसे सुनकर वो भी बहुत रोती है। फिर वो दोनों बहनें रोते रोते साधना का अंतिम संस्कार कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद सपना का जख्म धीरे धीरे भरने लगता है, पर उन जख्मों में अभी भी बहुत दर्द रहता है। दीदी दीदी आप मुझे दवाई दे दो, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चुप कर काली कलूटी, तूने सोचा भी कैसे कि मैं तुझे दवाई दूंगी? मुझे तो तू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तू कितनी मनहूस है, जैसे तू अपने माँ बाप को खा गई, वैसे ही तू मेरी माँ को भी खा गई, मनहूस कहीं की। दीदी इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने ऐसा क्या किया? चोटें तो मुझे भी आई थी, भगवान ने मुझे नहीं उठाया, तो इसमें मेरी क्या गलती है दीदी? चुप कर, मैं तेरी कोई दीदी वीदी नहीं हूँ। अब से तू मुझे दीदी मत बोला कर, ठीक है? अब जाकर मेरे लिए खाना बना कर ले आ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। पर दीदी मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैंने आपको बताया है ना? मुझे कुछ भी नहीं पता, तेरे सर में दर्द है और काम तुझे अपने हाथों से करना है, तो जा सीधे से जाकर मेरे लिए खाना बना कर ला
और याद रहे, अब से घर का सारा काम तू ही करेगी। तू अब से हमारे घर की नौकरानी है, समझी तू? फिर क्या, सर में दर्द होने के बाद भी बेचारी सपना को घर के काम करने पड़ते हैं। इस तरह समय बीत जाता है। एक दिन डॉली अपने दोस्त की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी सपना उसके लिए वहाँ चाय लेकर आती है। पर अचानक से वो चाय डॉली की ड्रेस पर गिर जाती है। ये देखकर डॉली गुस्से से लाल हो जाती है और उसकी बहुत पिटाई करती है। काली कलोटी, तूने मेरी ड्रेस को छुआ भी कैसे? तुझे पता भी है मैं इतनी अच्छी पार्टी में जा रही थी और तूने मेरी ड्रेस ही खराब कर दी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। प्लीज दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं इसे अभी साफ कर दूंगी, प्लीज। फिर सपना रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। वहीं डॉली भी कोई दूसरी ड्रेस पहनकर अपने दोस्त की पार्टी में चली जाती है। माँ, पिताजी, आप मुझे अकेला क्यों छोड़कर चले गए? डॉली दीदी मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अगर आप लोग मुझे अपने साथ ले जाते तो आज मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता। सपना ये सब कह ही रही थी कि तभी वहाँ पर सपना की माँ की आत्मा प्रकट होती है। सपना, मेरी प्यारी बेटी, तुम तो बहुत बहादुर हो, ऐसे रोते नहीं है बेटा। अपनी माँ की आवाज सुनकर सपना इधर उधर देखने लगती है और अपने सामने अपनी माँ को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। माँ आप वापस आ गई? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी माँ। अब आप मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना। बेटा, मुझे जाना तो पड़ेगा ही। मैं बस यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक कुआं है। तुम उस कुएं के पास जाना तो वो कुआं तुम्हें एक जादुई फ्रॉक और सैंडल देगा। उस फ्रॉक और सैंडल को पहनकर तुम बहुत ही सुंदर हो जाओगी और तुम्हारे सभी काम अपने आप ही हो जाएंगे। चलो बेटा, अब मैं चलती हूँ। उसके बाद सपना की माँ वहाँ से गायब हो जाती है। फिर सपना जल्दी से उस कुएं के पास जाती है। वो जैसे ही कुएं के पास पहुँचती है तो उस कुएं से जादुई फ्रॉक और सैंडल निकलते हैं। जिसके बाद सपना वो फ्रॉक और सैंडल लेकर वापस आ जाती है और घर आकर वो फ्रॉक और सैंडल को कहीं पर छुपा देती है। फिर जब सुबह होती है तब सपना वो जादुई फ्रॉक और सैंडल पहन लेती है और उन्हें पहनकर वो जब किचन में जाती है तो घर के सारे काम अपने आप ही होने लगते हैं और अचानक से सपना का रंग भी बिल्कुल गोरा हो जाता है। सपना उस फ्रॉक और सैंडल में बहुत ही सुंदर लग रही थी, लेकिन वही डॉली ये सब देखकर बोलती है, अरे इस काली कलोटी का फ्रॉक और सैंडल कितना सुंदर है और ये इतनी सुंदर कैसे हो रही है? कोई तो बात है। सपना जब किचन में काम कर रही थी तो डॉली चुपके से देखती है कि सपना बस आराम से खड़ी है और सभी काम अपने आप ही हो रहे थे। डॉली ये सब देखकर बहुत चौंक जाती है। अरे ये कैसे हो रहा है? फिर अगले दिन डॉली सपना के पास जाती है और वो फ्रॉक और सैंडल उससे मांगने लगती है। सपना, मेरी प्यारी बहन, ये फ्रॉक और सैंडल तो बहुत ही सुंदर है, इसे तुम मुझे दे दो। नहीं दीदी, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ये फ्रॉक और सैंडल मैं आपको नहीं दे सकती। इस तरह सपना उसे फ्रॉक और सैंडल देने से मना कर देती है। ये सुनकर डॉली गुस्से से पागल हो जाती है और सपना को बहुत मारती है और उससे उसकी फ्रॉक और सैंडल भी छीन लेती है। वही बेचारी सपना बहुत रोने लगती है। डॉली सोचती है कि ये फ्रॉक और सैंडल मैं पहनूंगी तो मैं भी बहुत ज्यादा खूबसूरत और सुंदर हो जाऊंगी और उसके सभी काम अपने आप ही हो जाएंगे। फिर वो खुशी खुशी उस फ्रॉक और सैंडल को पहन लेती है, पर उसके साथ उल्टा ही होता है और डॉली बहुत काली और बदसूरत हो जाती है।
वो जैसे ही अपना इतना बदसूरत और काला रूप देखती है तो वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगती है और भागती हुई सपना के पास आती है। काली कलूटी, ये क्या हुआ? मेरा रंग इतना काला कैसे हो गया? तूने ऐसा क्या किया है? पर दीदी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने लालच किया, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। ये सुनकर डॉली को अपने किए पर पछतावा होता है कि उसने हमेशा बस सपना को परेशान किया है। फिर वो सपना से अपने किए की माफी मांगने लगती है, पर सपना अपनी दीदी डॉली को माफ कर देती है। तभी फिर से जादू होता है और डॉली अपने असली रूप में वापस आ जाती है। उसके बाद वो दोनों बहनें खुशी से नाचने लगती है, जिसके बाद डॉली सपना का फ्रॉक और सैंडल उसे वापस दे देती है। उस दिन के बाद से वो दोनों बहनें जादुई फ्रॉक और सैंडल के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। ये कहानी है पटना के एक गांव की, जहां अनामिका अपने माता पिता के जाने के बाद अपनी नानी दुर्गा के साथ में रहती थी। अनामिका की नानी दुर्गा अपने समय की एक प्रसिद्ध जादूगरनी थी। साथ ही दुर्गा एक वैद्य भी थी। अनामिका की नानी हमेशा गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया करती थी। अनामिका के कॉलेज में एक कुसुम नाम की लड़की पढ़ती थी। कुसुम अमीर होने के साथ साथ बहुत ही घमंडी भी थी। अनामिका रघु नाम के एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुसुम भी उसी लड़के से प्यार करती थी। कुसुम को अनामिका बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन अनामिका कॉलेज से घर लौट रही होती है कि तभी कुसुम अपनी कुछ सहेलियों के साथ अनामिका का रास्ता रोक लेती है और उसे धमकी देने लगती है। सुन अनामिका, तू रघु से अपनी दोस्ती तोड़ ले और उससे मिलना जुलना भी बंद कर दे। अच्छा, तेरे कहने से बिल्कुल भी नहीं चलूंगी मैं। तू कौन होती है मुझे ऐसा बोलने वाली? क्या कर लेगी तू मेरा? मैं आज तेरा जीना हराम कर दूंगी। एक नागिन से भी ज्यादा जहर है मुझ में, समझी तू? देख कुसुम, तेरे जैसे बड़े बाप की बिगड़ी बेटियों को मैंने बहुत देखा है। मैं तेरी इन धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरने वाली हूँ। और हाँ, मैं तेरी जानकारी के लिए बता दूँ, 6 महीने में कॉलेज खत्म हो जाएगा और मैं और रघु शादी कर लेंगे। शादी का कार्ड मैं तेरे घर जरूर पहुँचा दूंगी। चल मेरे रास्ते से हट जा। अनामिका कुसुम को करारा जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुसुम की दोस्त लक्ष्मी उससे कहती है, अरे कुसुम, ये तो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। इसने तो तुम्हारी बातों को जरा भी भाव ही नहीं दिया। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसके पंख काटने का समय अब आ गया है। जो करना है जल्दी करो, क्योंकि अब ये जल्दी ही रघु से शादी कर लेगी। शादी के बाद रघु को पाने का सपना तुम भूल ही जाना। रघु को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं इस अनामिका की बच्ची को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दूंगी। उसके बाद कुसुम बुल्ला नाम के गुंडे के पास जाती है और उससे कहती है, देखो बुल्ला, मैं तुम्हें एक लड़की को जान से मारने की सुपारी देने आई हूँ। हाँ, इन सब कामों में तो मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ और पुलिस के हाथ में आता भी नहीं हूँ, क्योंकि अपना नाम है बुल्ला। अनामिका नाम है उस लड़की का जिससे तुम्हें जान से मारना है। मैं इस काम के लिए तुमसे बहुत पैसे लूंगा, क्योंकि इसमें पुलिस के हाथ में आने का डर होता है। अरे हाँ, उसकी फिक्र तुम बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारी मुँह मांगी रकम तुम्हें मिल जाएगी। ओके मैडम, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन मुझे इस काम के लिए तुमसे 5 लाख रुपए चाहिए। हाँ, ले लेना। तुम मुझसे 5 लाख रुपए ले लेना, लेकिन उसके बदले अनामिका की सांसें रोक देना। इतना कहकर कुसुम वहाँ से चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ से कई महीने बीत जाते हैं और अनामिका और रघु की शादी का टाइम भी आ जाता है। अनामिका को अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए बाहर जाना था। अनामिका जैसे ही घर से बाहर निकलती है कि अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और उसकी चप्पल टूट जाती है। अरे ये क्या?
मेरी चप्पल तो टूट गई। शहर का मार्केट तो यहाँ से बहुत दूर है। अब मैं क्या करूँ? कैसे जाऊँ वहाँ पर? तभी अनामिका की नानी दुर्गा वहाँ पर आती है और उससे बोलती है, अरे मेरी बच्ची, तुझे उदास होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इतना कहकर दुर्गा अनामिका को अंदर ले जाती है और अपना पुराना संदूक खोलकर उसमें से एक जादुई सैंडल निकालती है। ये ले मेरी बच्ची, तू इसे पहन ले। लेकिन नानी, ये तो एक मामूली सैंडल है। फिर शादी की ड्रेस के साथ ऐसा मामूली सैंडल अच्छा नहीं लगेगा। अनामिका, ये एक जादुई सैंडल है जो मैंने बहुत पहले अपनी जादुई शक्तियों से बनाया था। तू बेफिक्र होकर इसे पहन ले बेटा। अपनी नानी के कहने पर अनामिका वो जादुई सैंडल पहन लेती है। अनामिका जैसे ही उस सैंडल को पहनती है तो वो खूबसूरत रंगीली सैंडल चमचमाने लग जाती है। अरे हाँ नानी, ये तो सच में बहुत ही कमाल की सैंडल है। मैंने तो तुझे पहले ही बोला था बेटा। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और शाम हो जाती है। अनामिका को शादी के लिए तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाना था। अनामिका शाम को अपनी नानी से कहती है, अरे नानी सुनो, मैं ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए जा रही हूँ। हाँ बेटा, जा अच्छे से तैयार होकर आना। उसके बाद अनामिका ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी बुल्ला अपने कुछ गुंडों के साथ मिलकर अनामिका को किडनैप कर लेता है और उसे एक जंगल में एक पेड़ से बांध देता है। तभी वहाँ पर कुसुम भी आ जाती है और वो अनामिका से कहती है, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। ये आदमी बुल्ला बहुत ही खतरनाक है। इसने अब तक 199 लोगों की जान ले रखी है और अब तुझे मारकर ये अपना दूसरा शतक पूरा करेगा। तू मुझे धोखे से किडनैप करके मेरी जान लेना चाह रही है ना? मैंने आज तक तुझ जैसी नीच और घटिया लड़की कभी भी नहीं देखी। मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था कि मेरे और रघु के बीच से हट जा। रघु सिर्फ मेरा है, मेरा। मैं तेरे और रघु के बीच में नहीं आई हूँ, समझी? रघु खुद मुझसे प्यार करता है, लेकिन पता नहीं तो क्यों हमारे बीच कबाब में हड्डी बन रही है। वैसे भी तेरे अंदर कॉमन सेंस नहीं है क्या? अगर रघु तुझसे प्यार कर रहा होता तो आज वो मुझसे शादी क्यों करता? जब तू मर जाएगी तो वैसे ही रघु मेरे पास आ जाएगा। इसलिए अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। बाय बाय अनामिका। उसके बाद कुसुम उस गुंडे बुल्ला से कहती है, चलो बुल्ला, जल्दी से इसका खेल खत्म कर दो। बुल्ला हाथ में चाकू लेकर अनामिका को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जादुई सैंडल की मदद से अनामिका हवा में उड़ने लग जाती है और फिर अनामिका बुल्ला के साथ साथ उसके सारे गुंडों की भी खूब पिटाई करती है। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक लड़की है, इसका मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं है। अरे चलो यहाँ से भाग चलते हैं। फिर बुल्ला अपने साथियों के साथ डर कर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद अनामिका कुसुम से कहती है, देखा कुसुम, तेरे पालतू कुत्ते तो भाग निकले। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? अब तुझे सबक सिखाने का समय आ गया है। उसके बाद अनामिका कुसुम को पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले जाती है और पुलिस वाले को सारी बात बता देती है। पुलिस वाले कुसुम को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। उसके बाद अनामिका अपने घर पर वापस चली जाती है। उसी दिन रात को अनामिका और रघु की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। इस तरह अनामिका की जिंदगी से जादुई सैंडल की मदद से सारी मुसीबतें दूर भाग जाती हैं और वो रघु के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। बदलापुर नाम के गांव में मेनिका अपने माँ बाबा के साथ रहती थी। मेनिका के बाबा दूसरे के खेतों में काम किया करते थे।
और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। एक बार मेनका के बाबा खेतों में काम कर रहे थे कि तभी एक जहरीला सांप उन्हें काट लेता है और उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। पिता के मर जाने के बाद मेनका और उसकी माँ के ऊपर मानो गमों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। घर में अब कोई कमाने वाला भी नहीं था। उसकी माँ पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसीलिए वो अपने गांव के ही सेठ धनी लाल के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन अचानक मेनका की माँ की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उनके घर में खाने के भी लाले पड़ने लगे। माँ की तबीयत भी खराब है, इसीलिए वो काम पर नहीं जा पाती। अगर मैं भी इसी तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही, फिर तो हम दोनों माँ बेटी ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। मेनका ने सोच लिया कि अब से वो अपनी माँ की जगह काम करने जाया करेगी। माँ, आप अपना ख्याल रखना। आप जहाँ काम करती थी, मैं वहीं काम करने जा रही हूँ और काम करके सेठानी जी से जो भी पैसे मिलेंगे, उससे मैं आपके लिए कुछ खाने का सामान और दवाइयाँ लेकर आऊंगी। बेटी, तू तो अभी बहुत छोटी है, वहाँ कैसे काम करेगी? और तेरा स्कूल भी तो है। अभी ये तेरी पढ़ाई की उम्र है बेटी। उसकी चिंता आप मत करो माँ, मैं सीधा काम खत्म करके स्कूल चली जाऊंगी। मेनका इतना कहकर जहाँ उसकी माँ काम करने जाती थी, वहाँ पर चली जाती है। वहाँ जाने के बाद मेनका से उसकी मालकिन कहती है, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? जी, मैं मेनका हूँ। पहले मेरी माँ आपके यहाँ काम करने आती थी ना, अब से मैं अपनी माँ की जगह पर काम करने आया करूँगी। चलो ठीक है, अच्छा हुआ तुम आ गई। और हाँ सुनो, थोड़ा अच्छे से काम करना, मुझे साफ सफाई बहुत ही ज्यादा पसंद है। मेनका की मालकिन ये बोल ही रही थी कि तभी उसकी बेटी रेशमा वहाँ पर आ जाती है। रेशमा मेनका के ही क्लास में पढ़ती थी। रेशमा जब मेनका को अपने घर में देखती है, तो वो अपनी माँ से पूछती है, अरे माँ, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? बेटी, ये हमारे काम वाली की बेटी है। इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अब से ये हमारे घर पर काम करेगी। तुम मेनका को जानती हो क्या? हाँ माँ, ये मेनका मेरी ही क्लास में पढ़ती है और पूरे दिन बस पढ़ती ही रहती है। इसके चक्कर में टीचर सभी बच्चों को क्लास में बहुत डांटते रहती हैं। अरे वाह बेटा, रेशमा, तुम्हें मेनका से कुछ सीखना चाहिए। वो पढ़ाई के साथ साथ इतनी मेहनती भी है। अपनी माँ से ये बात सुनकर रेशमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर मेनका भी अपने कामों में लग जाती है। अगले दिन रेशमा स्कूल जाकर सभी बच्चों को बता देती है कि मेनका उसके घर पर झाड़ू पोछे का काम करती है। काम खत्म होने के बाद अगले दिन जब मेनका स्कूल जाती है, तो रेशमा अपनी सहेलियों के साथ मेनका का खूब मजाक बनाती है। अरे देखो देखो, सफाई वाली आ गई। सुनो मेनका, ये क्लासरूम भी बहुत गंदा है, क्या तुम इसकी भी सफाई कर दोगी? अरे चिंता मत करो, मैं अपनी माँ से बोलकर इसके भी पैसे तुम्हें दिलवा दूंगी। और हाँ, जरा अच्छे से काम करना, वरना मैं तुम्हारे पैसे काट लूंगी। रेशमा की बातें सुनकर उसकी सभी सहेलियाँ मेनका पर हंसने लगती हैं। तभी रेशमा दोबारा बोलती है, अरे तुम लोगों को किसी चीज की बदबू नहीं आ रही क्या? हाँ, बदबू तो आ रही है। और पता है ये बदबू कहाँ से आ रही है? ये बदबू मेनका के गंदे कपड़ों में से आ रही है। बेचारी अभी अभी झाड़ू पोछा करके आई है ना, और उसके कपड़े तो देखो कितने गंदे और मैले हैं। छी!
हाँ रेशमा, तूने सच कहा। मुझे तो इसे देखकर ही उल्टी आ रही है। छी। और फिर उसके बाद स्कूल की सभी लड़कियाँ मेनिका को चिढ़ाने लगती हैं। इसीलिए मेनिका बहुत ही दुखी रहने लगी। एक दिन तो सभी बच्चों ने मिलकर उसे इतना परेशान किया कि उसे रोना आ गया और वो रोते रोते अपने घर जा ही रही थी, तभी वो एक पेड़ के नीचे थककर बैठ गई और वो स्कूल की सारी बातें सोचकर फिर से रोने लगी। मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपनी माँ की मदद ही कर रही हूँ। फिर इसमें मेरी गलती ही क्या है? सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, माना कि मेरे कपड़े पुराने हैं, लेकिन मैं इसे पानी से रोज धोकर पहनती हूँ। फिर भी सारे बच्चे मुझसे ऐसे दूर भागते हैं कि जैसे मैं कोई अछूत हूँ। मेनिका ये बोलकर रो ही रही थी कि तभी एक परी उसके सामने प्रकट हो जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ मेनिका? मैं कब से देख रही हूँ, तुम रोए ही जा रही हो, क्या बात है? आप कौन हो और आपको मेरा नाम कैसे पता है? मैं सौम्या परी हूँ और मैं इस पेड़ पर आराम कर रही थी। तुम्हें ऐसे उदास देखकर मुझसे रहा नहीं गया। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। फिर मेनिका सौम्या परी को सारी बातें बताती है। अच्छा, तुम चिंता मत करो मेनिका, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम बस मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम कभी भी नहीं रोओगी। और फिर सौम्या परी अपनी जादुई सितारा छड़ी से वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर फ्रॉक को प्रकट करती है। मेनिका, ये प्यारा सा फ्रॉक तुम्हारे लिए है। और हाँ, ये कोई साधारण फ्रॉक नहीं है, बल्कि ये जादुई फ्रॉक है। इस फ्रॉक को पहनते ही तुम दुनिया की सबसे प्यारी और खूबसूरत लड़की बन जाओगी, जिसके बाद हर कोई तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएगा। और हाँ, तुम इस जादुई फ्रॉक से जो भी मांगोगी वो तुम्हें तुरंत ही मिल जाएगा। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ। सौम्या परी से इतना सुंदर फ्रॉक पाकर मेनिका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और परी का धन्यवाद करके खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है। मेनिका जैसे ही उस फ्रॉक को पहनती है, वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। उसके बाद वो उस जादुई फ्रॉक से कहती है, हे जादुई फ्रॉक, मेरी माँ को बिल्कुल ठीक कर दो। मेनिका के इतना बोलते ही उसकी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब तो मेनिका को जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो वो उस जादुई फ्रॉक से मांग लेती। अब मेनिका को स्कूल में भी कोई कुछ नहीं कहता था, बल्कि अब तो हर कोई मेनिका से दोस्ती करना चाहता था। समय का पहिया कुछ इस तरह से पलटा कि अब स्कूल में रेशमा से ही कोई भी बात नहीं करता था। अब रेशमा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो मेनिका से माफी मांगती है। फिर मेनिका उसे भी माफ कर देती है और उसे अपनी सहेली बना लेती है।